नमस्कार। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए समर्पित हमारी इस विशेष करंट अफेयर्स मास्टर क्लास श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह इस श्रृंखला का पहला भाग है और आज हम छत्तीसगढ़ की उन समसामयिक घटनाओं पर बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो न केवल आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि साथ ही साथ हमारे राज्य के भविष्य को भी एक नई दिशा दे रही हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं होगा, बल्कि हम हर एक घटना के पीछे के संदर्भ को समझेंगे, उसके दूरगामी प्रभावों का विश्लेषण करेंगे और यह भी जानेंगे कि परीक्षा में इन विषयों से किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हम राजनीति और प्रशासन से लेकर राज्य की सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा और फिर शासन के विभिन्न पहलुओं का एक व्यापक विश्लेषण करेंगे, ताकि आपकी तैयारी को एक मजबूत और समग्र आधार मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले आज के इस सत्र की पूरी रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि हम किस क्रम में और किन किन विषयों पर बात करेंगे। हमने आज के इस व्याख्यान को 3 तार्किक खंडों यानी 3 सेक्शंस में विभाजित किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजनीति और प्रशासन से। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी राज्य की प्रगति और दिशा उसकी राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक निर्णयों पर ही निर्भर करती है। इसके बाद हम अपने दूसरे खंड में राज्य की सबसे गंभीर और स्थायी चुनौती नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शांति और सुरक्षा के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अंत में तीसरे खंड में हम शासन और सामाजिक कल्याण पर चर्चा करेंगे, जहां हम ये देखेंगे कि न्यायपालिका के महत्वपूर्ण निर्णय और सामाजिक नीतियां किस तरह से एक आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये क्रमबद्ध संरचना आपको हर विषय को गहराई से समझने में मदद करेगी। तो चलिए अब हम अपने पहले खंड राजनीति और प्रशासन के साथ विस्तार से शुरुआत करते हैं। जब भी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान राष्ट्रीय स्तर के चुनावों या फिर राज्य के विधानसभा चुनावों पर ही जाता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की असली नींव और शासन की पहली इकाई नगरीय और पंचायती राज संस्थाएं ही होती हैं। इसलिए किसी भी राज्य की समसामयिक घटनाओं को सही मायने में समझने के लिए वहां की स्थानीय राजनीतिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक ढांचे को समझना मौलिक रूप से आवश्यक हो जाता है। इसी संदर्भ में हाल ही में छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इन चुनावों के जो परिणाम आए हैं वे न केवल आने वाले समय में शहरी विकास की दिशा तय करेंगे, बल्कि राज्य की बड़ी राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहले हम साल 2025 में हुए इन नगरीय निकाय चुनावों की पृष्ठभूमि को और विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये चुनाव केवल कुछ शहरों के महापौर या पार्षद चुनने तक ही सीमित नहीं होते हैं। इनका एक गहरा संवैधानिक और प्रशासनिक महत्व है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों, जिन्हें हम अंग्रेजी में अर्बन लोकल बॉडीज या यूएलबीज कहते हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना और शासन की शक्ति को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। ये निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें सीधे तौर पर नागरिकों को पानी, सफाई, स्थानीय सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसलिए इन चुनावों में जनता का जो भी निर्णय होता है वो सीधे सीधे उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इन्हें राजनीतिक मिजाज का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी कहा जाता है, क्योंकि ये चुनाव अक्सर राज्य सरकार के कामकाज पर एक तरह का मिनी जनमत संग्रह या मिनी रेफरेंडम की तरह काम करते हैं। यदि जनता राज्य सरकार के प्रदर्शन से खुश है तो वह सत्तारूढ़ दल को स्थानीय निकायों में भी समर्थन देती है, और इसके विपरीत यदि कोई नाराजगी है तो उसका असर भी इन चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सीजीपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए यह समझना अनिवार्य है कि ये चुनाव शहरी प्रशासन और राज्य की वृहद राजनीति के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं, जो है चुनाव की तारीख। यह चुनाव 11 फरवरी 2025 को संपन्न हुए। प्रारंभिक परीक्षाओं में यानी प्रीलिम्स में अक्सर इस तरह की सीधी तथ्यात्मक जानकारी पूछ ली जाती है, इसलिए इस तारीख को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ तारीख याद करना ही काफी नहीं है, हमें इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को भी समझना चाहिए।
किसी भी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत की गई है। यही आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा से लेकर मतदाता सूची तैयार करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने और अंत में परिणामों की घोषणा तक की पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करता है। तो जब आप 11 फरवरी 2025 की ये तारीख याद करते हैं, तो इसके साथ राज्य निर्वाचन आयोग की इस संवैधानिक भूमिका को भी जोड़कर देखें। यह आपको एक व्यापक समझ देगा और मुख्य परीक्षा यानी मेंस में उत्तर लिखने में भी मदद करेगा। यह एक साधारण सी जानकारी लग सकती है, लेकिन यह उस पूरी चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है, जिसका विश्लेषण हम आगे करने जा रहे हैं। अब चलिए हम इन चुनावों के परिणामों का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप इस तालिका में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परिणाम काफी हद तक एक तरफा और निर्णायक रहे हैं। राज्य के कुल 173 नगरीय निकायों में ये चुनाव संपन्न हुए। इन 173 निकायों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 126 निकायों पर एक तरफा और शानदार जीत दर्ज की। यह आंकड़ा कुल निकायों का लगभग 73% है, जो एक बहुत बड़े राजनीतिक समर्थन को दर्शाता है। यह एक मजबूत राजनीतिक लहर का स्पष्ट संकेत देता है। वहीं अगर हम मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें, तो उसे केवल लगभग 30 निकायों में ही जीत मिल सकी और 17 निकायों पर अन्य दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया। इन आंकड़ों में जो सबसे चौंकाने वाली और ध्यान देने योग्य बात है, वो है नगर निगमों के परिणाम। राज्य के सभी 10 नगर निगमों, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, चिरमिरी, भिलाई, अंबिकापुर और धमतरी शामिल हैं। इन सभी में बीजेपी के महापौर चुने गए। इसका सीधा मतलब ये है कि राज्य के जो सबसे बड़े शहरी केंद्र हैं, जो आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों के गढ़ हैं, उन पर अब पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण स्थापित हो गया है। कांग्रेस का किसी भी नगर निगम में महापौर न जीत पाना पार्टी के लिए एक बड़ी संगठनात्मक और राजनीतिक चुनौती को भी दर्शाता है। इस तरह के परिणामों को अक्सर डबल इंजन सरकार की अवधारणा से भी जोड़ा जाता है, जहां केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में एक ही दल की सरकार होने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती है और समन्वय बेहतर होता है। इन सभी चुनावी परिणामों में से हम अब विशेष रूप से राज्य की राजधानी रायपुर नगर निगम के नतीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, किसी भी राज्य की राजधानी का चुनाव केवल एक शहर का चुनाव नहीं होता है, इसका एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व होता है। राजधानी उस राज्य का प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र होती है। यहाँ के चुनावी परिणाम पूरे राज्य में एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं और राजनीतिक विमर्श को एक नई दिशा देते हैं। मीडिया का ध्यान भी सबसे अधिक राजधानी पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए रायपुर में मिली इस ऐतिहासिक जीत को एक केस स्टडी के रूप में देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमें इस चुनाव में काम कर रहे व्यापक रुझानों, मतदाताओं की प्राथमिकताओं और राजनीतिक दलों की रणनीतियों को एक सूक्ष्म स्तर पर यानी माइक्रो लेवल पर समझने में मदद करेगा। रायपुर के नतीजों का विश्लेषण करके हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी और व्यापक जीत के पीछे क्या कारण थे और कांग्रेस की हार के क्या मायने हैं। अब जरा इस बार चार्ट को ध्यान से देखिए। ये रायपुर महापौर चुनाव में जीत के अंतर की पूरी कहानी बयान करता है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती मीनर चौबे ने लगभग 1.25 लाख वोटों के एक रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। ये जीत का अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये मतदाताओं के भारी, एकतरफा और प्रबल समर्थन का प्रतीक है। चुनावी विश्लेषण में जीत का मार्जिन यानी विक्ट्री मार्जिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी मार्जिन वाली जीत ये दर्शा सकती है कि मुकाबला बहुत कड़ा था और जीत किसी भी तरफ जा सकती थी, जबकि एक बड़ी मार्जिन ये दिखाती है कि विजेता को एक स्पष्ट और मजबूत जनादेश या मैंडेट प्राप्त हुआ है। किसी नगर निगम के चुनाव में और विशेषकर राजधानी जैसे महत्वपूर्ण शहर में 1.25 लाख वोटों का मार्जिन अभूतपूर्व माना जाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मतदाताओं ने न केवल उम्मीदवार के व्यक्तित्व को पसंद किया, बल्कि पार्टी की नीतियों, राज्य सरकार के अब तक के कामकाज और शहर के लिए प्रस्तुत किए गए विकास के विजन पर भी अपना अटूट विश्वास जताया है। इस तरह का विशाल जनादेश नवनिर्वाचित महापौर को साहसिक निर्णय लेने और बिना किसी बड़े राजनीतिक विरोध के अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। अब हम महापौर के चुनाव से एक कदम आगे बढ़कर वार्ड स्तर के परिणामों को देखते हैं। ये डोनट चार्ट रायपुर नगर निगम के कुल 70 वार्डों के वितरण को दिखाता है और ये जीत की कहानी को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देता है। इन 70 वार्डों में से 60 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जीत हासिल की, जबकि शेष 10 वार्ड अन्य, जिसमें निर्दलीय और छोटे दल के उम्मीदवार शामिल हैं, उनके खाते में गए।
इसका अर्थ ये है कि न केवल महापौर के सर्वोच्च पद पर बल्कि निगम की परिषद, जो एक तरह से शहर की संसद की तरह काम करती है, उसमें भी पार्टी को लगभग 85% का भारी बहुमत प्राप्त हुआ है। अब इसका व्यवहारिक महत्व बहुत अधिक है। नगर निगम के सभी महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे कि शहर का वार्षिक बजट पारित करना, कोई नया कर लगाना या हटाना, बड़ी शहरी विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना और शहर के लिए नई नीतियां बनाना, ये सभी काम इसी परिषद द्वारा बहुमत से लिए जाते हैं। जब महापौर और परिषद दोनों में एक ही दल का इतना मजबूत बहुमत होता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत सुचारू और तेज हो जाती है। नीतियों के कार्यान्वयन में कोई राजनीतिक बाधा नहीं आती है। इसके विपरीत यदि महापौर एक दल का हो और परिषद में विपक्ष का बहुमत हो तो अक्सर शहर में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन जाती है, जिससे विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ये परिणाम रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण और निर्विवाद प्रभुत्व को स्थापित करता है। तो परीक्षा की दृष्टि से इन सभी चुनावी परिणामों का क्या महत्व है? चलिए इसे हम बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है शहरी शासन पर सत्ताधारी दल के नियंत्रण का और भी ज्यादा मजबूत हो जाना। जब राज्य सरकार और अधिकांश शहरी निकाय एक ही दल के नियंत्रण में होते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन या अमृत योजना का क्रियान्वयन अधिक समन्वय के साथ और तेजी से हो सकता है। दूसरा, यह विशाल जनादेश राज्य सरकार की नीतियों पर जनता की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसे सरकार के शुरुआती कामकाज पर एक सकारात्मक मोहर के रूप में देखा जा सकता है। आप अपने मेंस के उत्तरों में विश्लेषणात्मक प्रश्नों में इसका उल्लेख कर सकते हैं। तीसरा, जैसा कि हमने रायपुर के मामले में विस्तार से चर्चा की, स्पष्ट बहुमत से शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आने की प्रबल संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि शहर में कोई नया फ्लाईओवर, कोई बड़ी जलापूर्ति परियोजना या कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट प्रस्तावित है तो उसे पारित कराने में राजनीतिक बाधाओं का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। और अंत में ये सभी आंकड़े, जैसे कुल 173 में से 126 निकायों पर जीत, 10 के 10 नगर निगमों पर कब्जा, रायपुर में 12.5 लाख का विशाल मार्जिन और 70 में से 60 वार्डों पर विजय, ये सब राज्य की राजनीति से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है। प्रीलिम्स में इन पर सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं और मेंस की परीक्षा में आप अपने उत्तरों को इन तथ्यों से और अधिक प्रभावशाली और प्रामाणिक बना सकते हैं। अच्छा, तो अब हम अपने दूसरे और मैं कहूंगी कि अत्यंत महत्वपूर्ण खंड की ओर बढ़ते हैं, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा। राजनीतिक सत्ता के विश्लेषण के बाद अब हम राज्य की उस सबसे स्थायी और गंभीर चुनौती पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसने दशकों से छत्तीसगढ़ के विकास को प्रभावित किया है। छत्तीसगढ़ और विशेषकर इसका दक्षिणी बस्तर क्षेत्र दशकों से वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित रहा है, जिसे हम आमतौर पर नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। यह मुद्दा सिर्फ कानून और व्यवस्था की एक साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाल के दिनों में सरकार की रणनीति में एक बड़ा वैचारिक और ऑपरेशनल बदलाव देखने को मिला है, जिसने इस मुद्दे को एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। यह खंड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि CGPSC में आंतरिक सुरक्षा पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए पहले हम उस संदर्भ को समझते हैं जिसमें हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने की रणनीति में एक बहुत बड़ा और मौलिक बदलाव आया है। पहले जो रणनीति अपनाई जाती थी वो अक्सर नियंत्रण या कंटेनमेंट पर आधारित होती थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र को एक सीमित भौगोलिक इलाके में घेर कर रखा जाए और उसे और ज्यादा फैलने से रोका जाए। ये एक तरह का रक्षात्मक यानी डिफेंसिव दृष्टिकोण था। लेकिन अब राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई, ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाई है। ये रणनीति अब नियंत्रण से आगे बढ़कर उन्मूलन या एलिमिनेशन पर केंद्रित है। इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्मूलन का अर्थ केवल सशस्त्र नक्सलियों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम को, उनकी पूरी व्यवस्था को नष्ट करना है, जिसमें उनके शहरों में काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर, उनका फंडिंग नेटवर्क, उनकी भर्ती प्रक्रिया और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार, ये सब कुछ शामिल है। ये एक आक्रामक और सक्रिय यानी प्रोएक्टिव दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य समस्या को जड़ से खत्म करना है, न कि केवल उसे किसी तरह से प्रबंधित करते रहना। ये रणनीति में एक मौलिक बदलाव है और इसके दूरगामी परिणाम अब हमें जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं।
इस नई उन्मूलन की रणनीति का एक ठोस और समयबद्ध लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जो उसकी गंभीरता को और बढ़ा देता है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद के प्रभाव और उसके संचालन को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समय सीमा है। इस तरह की एक डेडलाइन घोषित करना इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्मूलन लक्ष्य शब्द का यहाँ एक विशेष अर्थ है। इसका मतलब ये है कि मार्च 2026 तक सरकार का उद्देश्य एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जहां नक्सली कोई भी बड़ा हमला करने, युवाओं की भर्ती करने या किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने में सक्षम ना हो। यह लक्ष्य सुरक्षा बलों के अभियानों के लिए एक स्पष्ट दिशा और एक डेडलाइन प्रदान करता है और साथ ही उनके प्रदर्शन को मापने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करता है। परीक्षा के लिए यह तारीख मार्च 2026 और उन्मूलन लक्ष्य यानी एलिमिनेशन टारगेट की यह अवधारणा दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आपको याद रखना है। अब इस लक्ष्य की दिशा में जो प्रगति हुई है, उसके आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। नई सरकार के गठन के बाद दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 450 से भी अधिक नक्सलियों को निष्क्रिय किया जा चुका है। सुरक्षा बल इस निष्क्रिय या न्यूट्रलाइज्ड शब्द का प्रयोग एक बहुत ही व्यापक अर्थ में करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियां शामिल हैं। पहली श्रेणी है उन नक्सलियों की जो सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ भी मारे गए। दूसरी श्रेणी है उन नक्सलियों की जिन्हें विभिन्न अभियानों के दौरान गिरफ्तार किया गया। और तीसरी श्रेणी है उन नक्सलियों की जिन्होंने सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। इन तीनों का रणनीतिक महत्व अलग-अलग होता है। एक बड़े कमांडर का मारा जाना संगठन को नेतृत्वहीन कर सकता है। एक लॉजिस्टिक सप्लायर की गिरफ्तारी उनके नेटवर्क को तोड़ सकती है और बड़ी संख्या में कैडरों का आत्मसमर्पण उनके मनोबल में भारी गिरावट का एक स्पष्ट संकेत होता है। ये 450 का आंकड़ा पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत अधिक है और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे खुफिया आधारित अभियानों की गति और तीव्रता में काफी वृद्धि हुई है। ये डेटा सरकार की नई आक्रामक रणनीति की जमीनी प्रभावशीलता को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। लेकिन इन सुरक्षा अभियानों का जमीनी स्तर पर आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, किसी भी अभियान की सफलता का असली पैमाना केवल निष्क्रिय किए गए उग्रवादियों की संख्या नहीं हो सकती, बल्कि सफलता का असली पैमाना है आम नागरिकों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव। विशेषकर बस्तर संभाग के उन दूरदराज के इलाकों में जहां कभी सरकार का प्रभाव लगभग शून्य था, अब वहां सामान्य स्थिति लौटने के ठोस संकेत दिखने लगे हैं। कई स्कूल जो दशकों से नक्सली धमकियों और हिंसा के कारण बंद पड़े थे, अब वो फिर से खुल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक पूरी पीढ़ी जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह गई थी, अब वो फिर से मुख्यधारा से जुड़ रही है। इसी तरह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल बंद हो गए थे, वे फिर से काम करने लगे हैं, जिससे लोगों को अपने ही गांव के पास बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। बैंकिंग सुविधाओं जैसे कि एटीएम और बैंक की शाखाओं को फिर से खोला जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, बल्कि सरकारी योजनाओं का पैसा भी अब सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंच रहा है। इन सब का मिला-जुला प्रभाव ये है कि इन क्षेत्रों में राज्य की प्रशासनिक उपस्थिति और नियंत्रण बढ़ा है। इसे विकास के माध्यम से विश्वास जीतना, यानी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो किसी भी सफल उग्रवाद विरोधी अभियान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। हालांकि इस उत्साहजनक प्रगति के बावजूद ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि चुनौतियां अभी भी बहुत गंभीर और वास्तविक हैं। नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का रास्ता सीधा और आसान नहीं है। ये एक स्थापित पैटर्न है कि जब भी सुरक्षा बल किसी उग्रवादी संगठन पर दबाव बढ़ाते हैं, तो वो संगठन अपनी मौजूदगी और प्रासंगिकता को साबित करने के लिए और अपने हताश कैडरों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े और घातक हमले करने की कोशिश करता है। सुरक्षा बलों पर हाल ही में हुए कुछ हमले इसी हताशा भरी रणनीति का हिस्सा हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि नक्सली संगठन कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी घातक हमले करने की क्षमता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये हमें एक संतुलित दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करता है। हम प्रगति को स्वीकार करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो खतरे मौजूद हैं, उन्हें हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही एक बड़ा हमला हाल ही में बीजापुर जिले में हुआ, जो हमें इस लड़ाई की जटिलता और क्रूरता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, हाल ही में एक बड़ी और दुखद सुरक्षा घटना बीजापुर में घटी। इस घटना की तारीख को याद रखना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमला 6 जनवरी 2025 को हुआ था।
मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी कोई बड़ी आतंकवादी या उग्रवादी घटना होती है तो उसकी तारीख, उसका स्थान, हमले का तरीका और उसमें हताहतों की संख्या से जुड़े प्रश्न अक्सर प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस तारीख 6 जनवरी 2025 को बीजापुर आईईडी हमले के साथ जोड़कर अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लें। साथ ही बीजापुर की भौगोलिक स्थिति को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। यह जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से लगती हैं। यह इलाका बहुत ही घने जंगलों और पहाड़ियों से भरा हुआ है, जो नक्सलियों को छिपने और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में मदद करता है। यही एक बड़ा कारण है कि यह क्षेत्र सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। अब इस हमले के विवरण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, ये हमला 6 जनवरी 2025 को हुआ। हमले की जो प्रकृति थी वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी विस्फोट। आईईडी एक प्रकार का देसी बम होता है जिसे अक्सर प्रेशर कुकर या टिफिन बॉक्स जैसी सामान्य चीज़ों में विस्फोटक और लोहे के छर्रे या कीले भरकर बनाया जाता है। नक्सली इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये बनाने में काफ़ी सस्ता होता है और इसे दूर से ही तार या रिमोट के जरिए ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे उन्हें सुरक्षा बलों के साथ सीधे मुकाबले से बचने का मौका मिल जाता है। वे अक्सर सुरक्षा बलों के गश्ती मार्गों पर, सड़कों के नीचे इन आईईडी को छिपा कर लगा देते हैं। इस विशिष्ट हमले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को निशाना बनाया, जिससे एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस दर्दनाक हमले में कुल 9 लोगों की जान गई, जिनमें हमारे 8 बहादुर सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक ड्राइवर शामिल थे। ये आंकड़ा इस हमले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक ही घटना में इतने सारे प्रशिक्षित जवानों का शहीद होना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस हमले की गंभीरता को हम इस एक कथन से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये इस क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में हुआ सबसे घातक हमला था। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक और हमला नहीं था, बल्कि ये पिछले काफ़ी समय में सुरक्षा बलों को हुआ सबसे बड़ा नुकसान था। ये इस बात का एक स्पष्ट संकेत था कि कमज़ोर पड़ने और लगातार दबाव में होने के बावजूद नक्सली समूहों के पास अभी भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, हमले की योजना बनाने और बड़े पैमाने पर घातक हमलों को अंजाम देने की क्षमता और संसाधन मौजूद हैं। इस तरह के हमले का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। ये न केवल सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित करने का प्रयास होता है, बल्कि स्थानीय आबादी में डर और आतंक का माहौल पैदा करने की भी एक कोशिश होती है। ये घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी थी कि वे अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी एसओपीज की फिर से समीक्षा करें और आईईडी जैसे छिपे हुए खतरों से निपटने के लिए नई तकनीक और बेहतर रणनीति अपनाएं। तो फिर इस तरह की गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एकायामी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी यानी मल्टीप्रॉन्ग्ड दृष्टिकोण है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुफिया आधारित काइनेटिक ऑपरेशन। इसका मतलब है कि सुरक्षा बल अब केवल इलाके में गश्त या एरिया डोमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक और लक्षित हमले कर रही हैं। इसमें ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, उच्च स्तरीय रणनीति और समीक्षा बैठकें अब नियमित रूप से हो रही हैं। इन बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। इससे केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सूचना का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित होता है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, जिसे क्लियर, होल्ड एंड डेवलप रणनीति कहा जाता है। इसमें पहले सुरक्षा बल किसी एक क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त क्लियर कराते हैं, फिर वहां स्थायी कैंप स्थापित करके अपनी पकड़ होल्ड बनाए रखते हैं और इसके बाद प्रशासन उस क्षेत्र में तेजी से विकास डेवलप कार्य शुरू करता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोबाइल टावर और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, ताकि स्थानीय आबादी का विश्वास जीता जा सके और उन्हें विकास की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। अब इस पूरे खंड की परीक्षा के लिए प्रासंगिकता को संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इस दोहरी रणनीति को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक तरफ आक्रामक सुरक्षा अभियान और दूसरी तरफ विकास कार्य। सरकार इन दोनों को एक साथ लेके चल रही है। मेंस की परीक्षा में इस पर एक प्रश्न आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जा रही बहुआयामी रणनीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अपने उत्तर में आपको इन दोनों पहलुओं का विस्तार से उल्लेख करना होगा। दूसरा,
महत्वपूर्ण तिथियों और आंकड़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है, जैसे कि 6 जनवरी का बीजापुर हमला और 450 से अधिक नक्सलियों के निष्क्रिय होने का आंकड़ा। ये प्रीलिम्स के लिए सीधे तथ्य हैं जिन पर प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे क्षेत्रों के विशिष्ट नामों और उनकी भौगोलिक स्थिति पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्रश्न अक्सर भौगोलिक संदर्भ में पूछे जाते हैं। और अंत में यह याद रखें कि ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल तथ्यात्मक प्रश्न बनेंगे, बल्कि विश्लेषणात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं, जो आपकी समझ और विश्लेषण क्षमता का परीक्षण करेंगे। चलिए, अब हम अपने इस व्याख्यान के पहले भाग के अंतिम खंड शासन और सामाजिक कल्याण की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रभावी शासन का अर्थ केवल सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं होता, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा आयाम नागरिकों के लिए न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना भी है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी न्यायपालिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाती है। इस खंड में हम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका सामाजिक कानूनों और शासन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा है। इस तरह के न्यायिक निर्णय अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये न केवल कानूनी और सामाजिक सुधारों की दिशा तय करते हैं, बल्कि ये संविधान की व्याख्या भी करते हैं, जो हर परीक्षार्थी के लिए जानना आवश्यक है। इस विषय की पृष्ठभूमि को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भारत में न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, केवल पहले से बने हुए कानूनों को लागू नहीं करते हैं, बल्कि वे सामाजिक कानूनों और शासन को आकार देने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके निर्णय मौजूदा कानूनों की व्याख्या करते हैं और कभी-कभी तो नए कानूनी सिद्धांत भी स्थापित कर देते हैं, जैसा कि हमने केशवानंद भारती मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के साथ देखा था। भारत के संविधान में विवाह, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामले पर्सनल लॉ के तहत आते हैं, जो विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक महत्वपूर्ण पहलू यानी वसीयत और विरासत के अधिकार से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रमुख फैसलों के बारे में पूछा जाता है जो सामाजिक संरचना या कानूनी ढांचे को प्रभावित करते हैं, खासकर जब वे पर्सनल लॉ और मौलिक अधिकारों के बीच के जटिल संबंध से जुड़े हों। तो वो मुख्य कानूनी प्रश्न क्या था जिसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में संबोधित किया? प्रश्न ये था, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक वसीयत की कानूनी सीमाएं क्या हैं? इसे अगर हम और सरल शब्दों में समझें तो, क्या एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी पूरी की पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति या संस्था को वसीयत कर सकता है, या फिर इस पर कोई कानूनी सीमाएं या प्रतिबंध हैं? ये प्रश्न सीधे तौर पर विरासत और संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। वसीयत, जिसे हम अंग्रेजी में विल या टेस्टामेंट भी कहते हैं, एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण की इच्छा को व्यक्त करता है। वहीं विरासत के नियम ये निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिना वसीयत के उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों में कैसे होगा। यह किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय होता है। इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न के उत्तर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया के स्थापित सिद्धांतों को दोहराया और उनकी पुष्टि की। फैसला ये है कि यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी, जैसे कि उनके पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता मौजूद हैं, तो वो व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का केवल 1/3 यानी 1/3 हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से किसी और को दे सकता है। जो शेष 2/3 संपत्ति है, वो अनिवार्य रूप से कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत के नियमों के अनुसार ही मिलेगी। हाँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त भी है। यदि सभी कानूनी उत्तराधिकारी वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस बात पर अपनी सहमति दे देते हैं कि 1/3 से अधिक संपत्ति वसीयत के अनुसार दी जाए, तो वो वसीयत वैध मानी जाएगी। लेकिन ये सहमति मृत्यु के बाद ही ली जानी चाहिए। इस नियम के पीछे का जो मूल सिद्धांत है, वो उत्तराधिकारियों के अधिकारों की रक्षा करना है, ताकि उन्हें पूरी तरह से उनकी विरासत से वंचित न किया जा सके। ये फैसला इस स्थापित कानूनी सिद्धांत को और पुष्ट करता है। इस सिद्धांत की विशिष्टता को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए हम इसकी तुलना भारत में लागू होने वाले अन्य नागरिक कानूनों से करते हैं। जैसा कि आप इस तुलनात्मक तालिका में देख सकते हैं,
मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के वसीयत की जा सकने वाली संपत्ति की सीमा 1/3 पर निर्धारित की गई है। इसके पीछे का दर्शन, जैसा मैंने बताया, उत्तराधिकारियों के अधिकारों और वसीयतकर्ता की अपनी इच्छा के बीच एक संतुलन बनाना है। इसके ठीक विपरीत भारत के अन्य नागरिक कानून, जैसे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो कि हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य समुदायों पर लागू होता है, उसमें वसीयत की स्वतंत्रता यानी टेस्टामेंटरी फ्रीडम के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया गया है। इन कानूनों के तहत आमतौर पर इस बात पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है कि कोई व्यक्ति अपनी स्व-अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा वसीयत कर सकता है। वो व्यक्ति चाहे तो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था को दे सकता है और अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को कुछ भी नहीं दे सकता। ये तुलना मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस विशिष्ट सिद्धांत को और भी स्पष्ट रूप से उजागर करती है। अब देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से इस फैसले का क्या महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है और अदालतों द्वारा उनकी व्याख्या को और भी स्पष्ट करता है। दूसरा, ये नागरिक कानून और न्यायपालिका की भूमिका से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें दिखाता है कि अदालतें पर्सनल लॉ से जुड़े संवेदनशील मामलों में कैसे निर्णय लेती हैं। तीसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये फैसला धार्मिक कानून और भारतीय कानूनी प्रणाली के बीच के जटिल अंतर्संबंध को उजागर करता है। ये विषय सीधे तौर पर भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) की चल रही बहस से जुड़ता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में किया गया है। यूसीसी की बहस का एक मुख्य बिंदु यही है कि क्या विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये फैसला हमें दिखाता है कि वर्तमान में विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग कानून किस तरह से काम करते हैं। और अंत में ये सामाजिक न्याय और विरासत के अधिकारों पर आधारित प्रश्नों के लिए एक संभावित विषय है, क्योंकि ये सीधे तौर पर संपत्ति के वितरण और परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। तो इसी के साथ हमने आज के इस सत्र के तीनों खंडों राजनीति और प्रशासन, नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा तथा शासन और सामाजिक कल्याण को काफी विस्तार से कवर कर लिया है। अब परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से दोहराने का समय आ गया है। ये रिकैप आपको उन प्रमुख बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगा जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए। चलिए एक एक करके इन सभी मुख्य तथ्यों पर फिर से एक त्वरित नजर डालते हैं। चलिए इन बिंदुओं को अपनी स्मृति में अच्छी तरह से अंकित कर लें। पहला, नगरीय निकाय चुनाव। ये 11 फरवरी 2025 को संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 173 में से 126 निकायों पर और सभी 10 नगर निगमों पर एक तरफा जीत हासिल की। दूसरा, रायपुर में जीत का अंतर। महापौर के चुनाव में लगभग 1.25 लाख वोटों का एक रिकॉर्ड मार्जिन रहा। तीसरा, नक्सल उन्मूलन लक्ष्य। सरकार ने मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। चौथा, निष्क्रिय किए गए नक्सली। दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 450 से भी अधिक नक्सलियों को निष्क्रिय किया गया है। पांचवां, बीजापुर आईईडी हमला। ये घातक हमला 6 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मियों सहित कुल 9 लोग शहीद हुए। और छठा, उच्च न्यायालय का फैसला। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यदि कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हैं तो वसीयत पर संपत्ति की 1/3 की सीमा लागू होती है। ये सीधे तथ्य हैं और प्रारंभिक परीक्षा में इनसे सीधे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। और आज के इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए ये एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ के जाना चाहती हूँ। इस पर आप जरूर सोचिएगा। आने वाले वर्ष में राजनीतिक स्थिरता और सुधरती हुई सुरक्षा की स्थिति का ये जो मिला जुला प्रभाव है, ये छत्तीसगढ़ के आर्थिक पथ को, उसकी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को आखिर कैसे आकार देगा? आज हमने जिन राजनीतिक और सुरक्षा के विषयों पर इतनी गहराई से चर्चा की, वे केवल अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर राज्य के आर्थिक भविष्य की नींव का निर्माण कर रही हैं। एक स्थिर सरकार और एक सुरक्षित वातावरण ही निवेश को आकर्षित कर सकता है और विकास को सही गति दे सकता है। इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखें। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।